हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एनसीईआरटी की हिंदी की क्लास 6 की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको 11 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 12 करवाऊंगी, जो कि है लोकगीत। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये लोकगीत है ये किसके द्वारा गया है? ये भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ना, ये इसकी विधा कौन सी है? इस चैप्टर की विधा है निबंध, कि ये चैप्टर निबंध विधा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवत शरण उपाध्याय जी का जो जन्म है वो 1910 ईस्वी को उजियारपुर जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उजियारपुर नामक गांव में हुआ है। ठीक है, जो उपाध्याय जी हैं उन्होंने संस्कृत, हिंदी साहित्य, पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। इनकी भाषा शैली तत्सम शब्दों से युक्त साहित्य खड़ी बोली है। इनकी रचनाओं में विश्व साहित्य की रूपरेखा कालिदास का भारत, कादम्बरी, ठूठा, आम, लाल चिन्ह, गंगा गोदावरी, बुद्ध वैभव, साहित्य और कला, सागर की लहरों पर आदि हैं। ये सारी इनकी जो क्या है रचनाएं हैं। ठीक है, मतलब कि जो इन्होंने अपने एक जीवन काल में रचना लिखी है ना, वो है ये। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन प्रमुख हैं वो ये हैं। इनका निधन 12 अगस्त 1982 ईस्वी में हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जो कि है लोकगीत। तो लोकगीत चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, लाल, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। तो फ्रेंड्स, लोच क्या होता है? लोच होता है लचक या कोमलता। लोकगीत, शास्त्रीय संगीत क्या होता है? वो शास्त्रीय संगीत जिसमें है ना किसी चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए होती है गाने की। ठीक है, उसकी धुन वगैरह ये सब देख के जो गीत होते हैं ना, संगीत होते हैं, वो शास्त्रीय संगीत कहे जाते हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। ठीक है, जो लोकगीत है वो जनता गा लेती है, चाहे वो त्योहारों पर गाती हो, चाहे वो अवसरों पर गाती हो, चाहे वो नॉर्मली घर में गुनगुनाती हो। तो जो लोकगीत होते हैं ना, वो होते हैं उन्हें ना किसी चीज़ की प्रैक्टिस की या धुन की ज़रूरत नहीं होती। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। साधना मतलब कि किसी चीज, इन जो गाने हैं ना, इन्हीं को साधना की, प्रैक्टिस की, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं। इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग हैं, यानी कि ये गीत जो है किसने बनाए हैं? ये गांव के लोगों ने ही बनाए हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। यानी कि जो ये गीत है ना, ये कैसे गाए जाते हैं भाई? नॉर्मल बाजों की मदद से, ढोलक से, करताल, झांझ, बांसुरी। देखो, जो झांझ होता है ना, झांझ क्या होता है? ढोलक तो देखो आपको ये दिखा होगा इधर, ढोलक ये है। ठीक है, ये ढोलक हो गया। झांझ किसको कहा? इसको कहा है। झांझ क्या होता है कि दो मेटल होते हैं, उसके दो शीट होते हैं, जिसे आपस में टकराकर एक विशेष ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो जो इस लेडीज के हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये ही, इसको ही झांझ बोला गया है। ठीक है, और फिर बांसुरी की मदद से ये गाए जाते हैं। झांझ, करताल, बांसुरी। करताल भी क्या होता है? एक ऐसा ही बजाने वाला यंत्र होता है। ठीक है, तो उसकी मदद से ये गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। हेय मतलब खराब समझा जाता था कि भाई शास्त्रीय संगीत तो बिल्कुल प्रैक्टिस वाले, धुन वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन इनको हेय यानी कि खराब समझा जाता था जो लोकगीत होते हैं, क्योंकि उसमें ना कोई सुर ताल होती है, वो सिर्फ लोकगीत होते हैं और आम लोगों के द्वारा भी गाए जाते हैं। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों में के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधे। विविध मतलब होता है अनेक, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी क्या होता है? उज्ज्वल। ठीक है, जिसे रोशनी निकलती हो। और सजीव का तो आपको बताइए। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथान आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। निर्द्वंद का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बिना युद्ध के। ठीक है, इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ
या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दल क्या होता है फ्रेंड्स? समूह, ग्रुप, ठीक है। और यानी कि जो 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल यानी ग्रुप हो जाते हैं और वो एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। मतलब कि जैसे कव्वाली होती है ना, तो उस तरीके से दिशाएं जो है गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, यानी कि जो पहाड़ में लोग रहते हैं ना, उनके भी क्या होते हैं? अपने अपने गीत होते हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, ठीक है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में फैले। गांव और देहात क्या होते हैं फ्रेंड्स? यानी कि जो रूरल एरिया होता है ना, उनको बोला गया है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स देख रहे हैं, चैता, कजरी, बारहमासा, सावन, ये क्या है? ये गीत है। और कहाँ के हैं ये? मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश, पूर्वी बिहार वगैरह के ये गीत हैं। बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी मेहवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से है। रोजमर्रा यानी कि जो हमारी रोज डेली की जो जिंदगी होती है उसके लिए, ठीक है। तो रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आहतकार और आनंददायक होते हैं। इन गीतों के आकर्षक होते हैं। इनकी समझी जाने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या कहता है कि भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों में बिसेदिया का प्रचार हुआ है। यानी कि बिसेदिया भी एक तरीके का लोकगीत है, ठीक है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रिया और प्रियाओं की बात रहती है। रसिक प्रिया और प्रियाओं की बात मतलब कि जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, उनकी बात रहती है, ठीक है। परदेशी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। परदेशी प्रेमी की यानी कि जो दूर के प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, जो दूर रहते हैं, पास नहीं रहते एक दूसरे के, तो उनसे करुणा और विरह बरसता है। यानी कि जो करुणा होता है ना, दुख, ठीक है, और विरह वियोग वो बरसता है। जंगल की जातियों आदि के दल गीत होते हैं और जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। दो पुरुष एक और स्त्री दूसरी और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांध कर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल के इस प्रकार के दलीय गायन का हवास हुआ है। हवास मीन्स होता है कमी होना, ठीक है। तो जो ये गीत है इनका कुछ हवास हुआ है, कमी हुई है, ठीक है। देखो एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आला हैं। आला क्या होता है? ये एक प्रकार होता है एक लोकगीत का, ये भी, ठीक है। आला अधिकतर ये बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी अपने समय समय पर गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक ले गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पदात्मक और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही हैं। यानी कि ये जो गीत हैं ये औरतें ही गाती हैं और इनकी रचना भी अधिकतर वही करती हैं। वैसे मर्द रचने वाले और गाने वालों की कमी भी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से ही है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों और जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाने के
त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ जीवनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर भी कुछ आज से नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने अपनी ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, इस दल बांध कर गाए जाते हैं। उन अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर भी वे बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांध कर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल और कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, ये तो सबको पता है, फेमस है भाई गरबा, जिससे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इनमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला जाता है। यह इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गाँव में गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है। तो इठला इठला कर क्या होता है फ्रेंड्स? इतराना, ठीक है, इठलाना मतलब होता है इतराना। वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ अंत की संख्यक गाने प्रतीत हैं। उद्यम जीवन क्या होता है? यानी कि मेहनत का जो जीवन है उसी के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है, मीन्स चिन्ह है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है जो कि किसके द्वारा गाया गया है? भगवत शरण उपाध्याय जी का ये निबंध था, इनके द्वारा रचित था। तो फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।